Hi, today we have a very fine guest with us. हम आर्ट के बारे में इनसे बहुत लेंथ में बात करेंगे एंड ही established थिएटर वाला ओवर हियर इन कानपुर एंड आई थिंक ये इसको और बहुत बड़े स्केल पर ले जा रहे हैं. ओपनिंग विथ कानपुर कल्चर theater and everything. I mean, I'm going to talk in length about it. So let's welcome प्रखर जी. Hello प्रखर जी. थैंक यू सो मच मैम. तो ये जो आपका ये पूरा विजन है ओपन करने का, आई मीन कानपुर इज़ अ राइट प्लेस यू थिंक टू ओपन दिस थिंग, या मुंबई इज़ अ राइट प्लेस? सो जो हम लोगों ने चीज़ें शुरू की थी, द रीज़न वॉज दैट कि कानपुर में इसलिए शुरू करना बिकॉज कानपुर में बहुत बड़ा वॉइड है जो हमें लगता जिसको हमें फिलअप करना चाहिए टू डेवलप एन सिस्टम, एक इको सिस्टम डेवलप करके जहाँ पर लोग एक्चुअली साथ में कम्युनिकेट कर पाएँ, ओपन डिस्कशंस कर पाएँ फ्रॉम द लेंस ऑफ आर्ट, फ्रॉम द लेंस ऑफ म्यूज़िक, थिएटर, ड्रामेटिक्स. और इससे कहीं ना कहीं किसी भी शहर की कल्चर डेवलप होनी शुरू होती है. मुंबई में बहुत टाइम से चीज़ें हो रही हैं, इट हैज़ बीन डिकेड्स जहाँ पर चीज़ें चल रही हैं. एंड आई थिंक आपके ब्रदर भी इसे सो मी एंड माई ब्रदर शिखर, वी बोथ स्टार्टेड थिएटर वाला एंड वो जुड़े रहे थे दिल्ली थिएटर सर्किट के साथ में, मंडी हाउस. एंड कई एनएसडी के टीचर्स हैं इनके साथ में उन्होंने काम किया था और उनके मेंटर भी रहे हैं पीयूष मिश्रा जी, राजपाल यादव जी ने उनको सिखाया है. तो जब शिखर ड्रामेटिक्स को लेके काम कर रहे थे एंड आई वाज इन फाइन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी, सो हम दोनों ने चीज़ों को फिर डेवलप किया कि लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है थिएटर को लेकर के, आर्ट को लेकर के, कि वाई इट इज़ बियॉन्ड जस्ट एंटरटेनमेंट. केवल एंटरटेनमेंट नहीं है ये, इससे बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इंसान इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को खोज पाता है. एंड दिस होल जर्नी ऑफ लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि नोइंग योरसेल्फ. आप अपने को कितना जान पा रहे हो, तब आप अपने से स्प्राउट होने वाली एनर्जी को या वाइब्रेशंस को लोगों तक पहुंचा पाओगे इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस एंड अदर थिंग्स. सो दैट्स हाउ वी प्लान कि कानपुर में हमें शुरू करना चाहिए. एंड व्हाट वाज कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था, 2022 लॉकडाउन चल रहा था. तो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स टेक इट डिजिटल, इसको वर्चुअली लेकर के चलते हैं और लोगों को एजुकेट करना शुरू करते हैं कि हमने हमारी जो अभी तक फाइंडिंग्स रही हैं नाट्य शास्त्र को समझने पे, जो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ हैं थिएटर को लेकर के, आर्ट को लेकर के, वो एक कॉमन मैन के लिए कितनी यूज़फुल है वो हम समझा पाएँ. साथ ही साथ जो प्रोफेशनल्स बढ़ना चाह रहे हैं उनको भी एक राइट पाथ मिल पाए कि हाउ टू ग्रो. क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डेस्टिनी, ये केवल भाग्य का खेल है. पर ये केवल भाग्य का खेल नहीं, मेहनत तो लगती है. बिल्कुल मेहनत के साथ साथ राइट अमाउंट ऑफ एजुकेशन आपने ली है कि नहीं ली है, आपको क्राफ्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं है. ये सारे फैक्टर्स रिलाई करते हैं और इसी के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाता है. तो थिएटर वाले इज ऑल अबाउट योर एक एजुकेशन भी है, टेक भी है, एंड राइट आई थिंक एजुकेशन मतलब एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों का लाइक मेल है ना. तो एजुकेशन से व्हेन आई एम लाइक सी आई एम अ वेरी मतलब वैसा आई हैव नो बैकग्राउंड इनटू दिस, बट आई रियली वांट टू नो कि आर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है किसी के भी एक लाइफ में, हाउ आर्ट प्लेज अ रोल. बिकॉज जहाँ तक मेरी समझ है आर्ट इज़ लाइक जनरल परसेप्शन है कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, एक्टिंग है, बट आई थिंक आप जहाँ से समझते हो, आप जहाँ से आप देख रहे हो, आर्ट इज़ बियॉन्ड दिस. हाउ इट इज़. सो आर्ट को इनकैप्सुलेट करने के लिए मैंने बहुत टाइम पहले एक टर्म सोचा था कि आर्ट इज़ लाइक एन एब्रिविएशन फॉर मी. सो A फॉर अमेजिंग, R फॉर रिफ्रेशिंग एंड T फॉर थेरेपी. सो इट्स अमेजिंग रिफ्रेशिंग थेरेपी विच इज़ नोन एज आर्ट. जो मेरे लिए टर्म किया था, शास्त्र को लेकर के भी मैंने समझा कि कला वर्ड आया कहाँ से, बिकॉज हिंदी में कला हम लोग बोलते हैं. सो कला दो वर्ड्स हैं, एक आपका कल का मतलब टुमारो, एक कल मतलब कि नदी का कल बहना, द फ्लो. कला कहीं ना कहीं उस फ्लो को रिप्रेजेंट करती है, द फ्लो ऑफ थॉट्स, द फ्लो ऑफ एक्सप्रेशंस, द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड द फ्लो ऑफ अपकमिंग इनोवेशंस जो आ सकते हैं.
Okay. ये सारी संभावनाएं कहीं ना कहीं कला के गर्भ में छुपी होती हैं। और जब हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट के लिए एक चीज़ और बोली गई है कि आर्ट इज़ लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज दैट आर एग्जिस्टिंग इन यूनिवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूज़िक, तो म्यूज़िक में हम लोग सुर की बात करते हैं, सा रे गा मा। जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। जब हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी की वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको कि हम सुनते हैं, उससे हम नोटेशंस उसके समझ पाते हैं या टोनिंग समझ पाते हैं। अब इसी को अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देयर इज अ चैप्टर नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। SHM में इन्हीं वेव्स के बारे में बताया गया है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं नेचर में। तो with ये wavelength विद वेवलेंथ्स एंड frequencies, yes. उसको हम थ्योरेटिकली वहाँ समझते हैं और प्रैक्टिकली म्यूजिक में देखते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग रेडियो और रेडार्स में देखते हैं। बिल्कुल। सो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी के साथ में कलर्स की बात करें, हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं फिजिक्स में जब हम रेनबो के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं, एंड हमने पढ़ा है कि हर रंग अपनी वेवलेंथ अपनी फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। जब वो अपनी वेवलेंथ अपनी फ्रीक्वेंसी कैरी करता है और हम बोलते हैं कि वी आर मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स हमेशा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इफ यू आर सीइंग द कलर, उनके वाइब्रेशंस और हमारे वाइब्रेशंस भी तो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। So this is the language of universe talking to us each and every second. Definitely. So I think that is art. Definitely. और ये सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट? ये सीखना और ये महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो शायद सीखने का जो हंगर डेवलप होना चाहिए उसको आप नकार देंगे। और व्यक्ति महसूस करता है, हम कई बार उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि म्यूज़िक अगर मेरे को अच्छा लग रहा है, नो दिस कांट बी माई प्रोफेशन, इसलिए मेरे को उसको परसू नहीं करना। जबकि म्यूजिक, जैसे कि आपने बोला कि इट्स बियॉन्ड दैट, म्यूजिक इज जस्ट नॉट फॉर कि आपका वो प्रोफेशन कल बन जाए। इट इज़ लाइक योर ब्रीदिंग। आप जैसे सांस ले रहे हो, उतना ही ज़रूरत है आपके लिए म्यूज़िक को एक्सपीरियंस करना, उतनी ही ज़रूरत है कलर्स को एक्सपीरियंस करना, अपने बॉडी के लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करना, जिससे कि जो आपके अंदर चल रहा है एटलीस्ट आप तो उसको मिरर कर पाओ। ट्रू, सही बात है। तो आज की डेट में लाइक वी हैव जितने भी मतलब वी आर ग्रोन अप्स, जितने भी ग्रोन अप्स हैं, तो डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं वी आर लॉस्ट, वी आर लूजिंग दिस आर्ट? डेफिनेटली। क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बात होती है। मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग। हम आजकल बात करना पसंद नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग जो एकदम कट डाउन होता चला जा रहा है, एंड वी ईजिली जज। एक दिमाग में सामने वाले के लिए हमेशा एक प्रेजुडिस होता है जो चल रहा होता है हमारी माइंड में। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डू यू थिंक ये बच्चों से ज़्यादा हमें ज़रूरत है, बड़ों को ज़रूरत है ज़्यादा इन सब चीज़ों को सीखने की? डेफिनेटली ये मैं कहीं ना कहीं समझता भी हूँ कि पेरेंटिंग का सेंस होना एक पेरेंट को जो बन गया है, क्योंकि मैरिज आपको टिक मार्क नहीं देती है, पेरेंट बन गए आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप अपनी पेरेंटिंग वाली एक्टिविटी को सही से डिलीवर करना शुरू करते हो, देन आप कहीं ना कहीं डिफाइन हो पाते हो एज अ पेरेंट। सो एज अ पेरेंट इट इज़ अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे को वैसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो एक इंडिविजुअल इंटाइटी है, ना कि वो एक ऐसी इंटाइटी है जिसपे कि आपने अपनी चीज़ों को रख करके एक वैगन बना के रखा है कि वो मूव कर रहा है। इसके लिए पेरेंट का या किसी भी व्यक्ति का जो अडल्ट है उसका अवेयर होना अपने आप को लेकर के बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो कम से कम ये समझ सके कि इवॉल्व इंसान होता कैसे। हमको लगता है कि हमने कुछ सेट पैरामीटर्स बना दीजिए, अगर उस तरीके से व्यक्ति इवॉल्व नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि, और चीज़ भी यही है कि एवोल्यूशन बहुत इंडिविजुअल एस्पेक्ट, हर व्यक्ति का अपना अपना एक प्रोसेस होगा इवॉल्व करने का। एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या रही है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस से सोसाइटी को किस तरीके से परसीव करते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपकी खुद की विचारधारा क्या है, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और ये सारी चीजें डेवलप मैम तब हो सकती हैं जब व्यक्ति को अपने बारे में एक सही से अवेयरनेस हो, एक साउंड अवेयरनेस हो। वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं आपको कला के लेंस से या आर्ट के लेंस से बेटर तरीके से अटेन हो पाती है। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, कला इज लाइक अ फ्लो, व्हेन यू आर फ्लोइंग देन यू आर कॉन्स्टेंटली लगातार आप इवॉल्व कर रहे हो, आप जान पा रहे हो कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप अपना भी MBA में बोलते हैं ना SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, हम वो अपना एनालिसिस कर पाते हैं।
कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और मेरा ऑफ स्प्रिंग क्या कर सकता है, कैसे मुझे उसको सपोर्ट करना है, कैसे उसको मुझे माहौल देना है, ना कि उस पे चीज़ों को सुपर इम्पोज कर देना। तो दैट्स वाई देयर इज मच नीडेड अवेयरनेस जो कि अडल्ट्स में होनी चाहिए और डेवलप भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक रात का गेम नहीं है। ट्रू, ये भी सही है। इट टेक्स लाइफ, और ये जर्नी आप जितना जानेंगे, जितनी नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए आप खुल पाएंगे। एंड आई थिंक कानपुर जो है दिस इज़ लाइक बिजनेस, पूरा शहर जो है बिजनेस के ऊपर बना हुआ है। एवरी हाउस हैज सम और द अदर बिजनेस। जहाँ पे बिजनेस आता है, मतलब जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, आई थिंक आर्ट वहाँ से छूट जाता है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, बिकॉज पीपल रन इनटू द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स मोर, कि मेरा ऐसा चल रहा है, मेरे को अपने ऑफस्प्रिंग को भी यही कुछ कराना है एंड वी शुड रन थ्रू इट। तो क्या हम भगवान की सबसे जो ब्यूटिफुल क्रिएशन है बच्चे, नॉट आर लाइक everyone's, जो ये ब्यूटीफुल क्रिएशन है, वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग देम अ काइंड ऑफ यू नो कि तुमको इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है और तुमको फिनेंशियल वाले पॉइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। यू हैव टू फिट इनटू द सोसाइटी लाइक अ डॉल और यू नो बहुत अच्छे से एकदम गुड्डे गुड़ियों की तरह तुम्हें ड्रेसअप होना है, चीज़ें करनी है। हंसी आ भी नहीं रही है तो भी एक सार्कास्टिक सा वैसा स्माइल देना है। तो ऑल दीज फेशियल एक्सप्रेशन, ऑल दीज फेक थिंग्स, ये जितनी भी फेक थिंग्स हमारी सोसाइटी में हो रही है, डू यू थिंक लाइक कानपुर इज रेडी फॉर व्हाट you are thinking about it? Because जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, you are very deep into this and I know कि problems कहाँ पर हैं। और इस journey में पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि बीच बीच में चीज़ें छूट रही हैं, और क्योंकि ये process ना बहुत ज़्यादा you know courage लेता है अंदर से खुद change करने का। Are people of Kanpur ready for this? You have like जितने भी students को अभी आपने देखा होगा या बड़े लोगों को देखा होगा, did you find them कि वो ये बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं या फिर दे आर जस्ट नॉट जस्टिफाइंग इट? इसको मैं थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, क्या क्या देखा है और क्या होता है। पहली बारगी में इंसान, आपने जो बोला कि फाइनेंशियल कांस्टेंट के साथ ही चीज़ों को देखता है। एग्जैक्टली। और ये होना भी आज के समय में बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग इतना ड्रिवन हैं चीज़ों से कि ठहराव हमें चाहिए होता है, लेकिन जब वो मिलता है तो हम भयभीत होने लगते हैं कि अरे इतना ठहराव, हम इसके मादी नहीं हैं, हमसे बच के भागें। तो इसके कारण होता क्या है कि जो बच्चे को लेकर के आपने जैसे बोला कि बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज हैं, मोस्ट ऑफ इट। या सो पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। जहाँ पर एक के पास रिसोर्स कोई नहीं है, दूसरा व्यक्ति उस रिसोर्स को लाने का काम करता है। उस रिसोर्स के इंटरचेंज के लिए जो हम करेंसी का एक्सचेंज करते हैं, दैट्स हाउ बिजनेस हैपन्स। कहीं ना कहीं उससे बिजनेस हैपन होता है, जिससे कि एक की जरूरत है दूसरी पूरी कर रहा है, और वहाँ से एक सिस्टम डेवलप होता है जो कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग में आ जाता है, उसको हम लोग बिजनेस का नाम देना शुरू कर देते हैं। बिजनेस का कोर यही है। इसके आसपास अगर हम लोग कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे परसेप्शंस हैं जिसको हमने इवॉल्व किया है, कभी कभी अपनी सोशल इनसिक्योरिटी के कारण, कभी कभी अपनी इंडिविजुअल इनसिक्योरिटी के कारण। हमें लगता है कि हम और किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो हमें यही करना है, यही करते रहना है। क्यों? मैंने जैसे कि बोला, लोग इवॉल्व होना छोड़ देते। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप आर्ट जैसी चीज़ों को अपने साथ नहीं रख सकते हो। अरे इट्स लाइक वो आपके लिए एक फूड है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने अपना फूड को बैलेंस रखा हुआ है तो आप हेल्दी लाइफ जियोगे ना। सीधी सी बात है। सेम विद द बिजनेस। कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा है, दोनों में ये वो रिसोर्स का इंटरचेंज कर रहा है। पर अगर उसको वो अपना केवल वही जीवन मान ले और किसी डायमेंशन में ग्रो करना ही छोड़ दे, तो उसी से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनको वो सॉल्व करता अपना जीवन गुजार देगा। वो चाहेगा कि उसकी ऑफस्प्रिंग भी आकर के इन्हीं प्रॉब्लम से मेरे को सॉर्ट आउट कराता रहे और मैं उसी में आगे बढ़ता रहूं। वो साइकिल जैसा चलता है, वो चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम आजकल इतनी बातें कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि लोग खुद चेंज होना चाहते हैं। इफ़ दे वांट टू चेंज, दे हैव टू यू नो द चेंज विद इन देमसेल्फ। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक भगवान, जैसे भगवान का ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है इन लाइक लाइफ, आई कैन से, इंसान हो चाहे कोई भी जीव जंतु, बंदर हो, कुछ भी हो, डॉग हो, कुछ भी हो, he create everyone with the kind of एक आर्ट के साथ क्रिएट करते हैं। aren't we destroying that art? डेफिनेट, क्योंकि अगर हम
रैट रेस में भागते रहेंगे तो हम परेशान रहेंगे। हमें अपनी ज़रूरतों का पता होना चाहिए। योगिक लाइफस्टाइल में एक चीज़ बोली जाती है जो अष्टांग योग का भी एक पार्ट है, नोन एज अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसको लेने के बाद जो एक्स्ट्रा आप अर्न भी कर रहे हैं उसको आप री इन्वेस्ट कर सकें सोसाइटी के लिए, या आप देना शुरू करें। उससे क्या होगा, आप बीमारियों से बचेंगे, अनवांटेड स्ट्रेस से बचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दानवीर बन जाएं, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं। पर आपको अपनी ज़रूरतों का पता होना चाहिए, अपनी मेंटल, अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल ज़रूरतों का पूरा होना चाहिए। उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इवॉल्व करिए उन डायमेंशंस में जहाँ पर आपको लगता है का व्यक्तित्व कुछ अच्छा कर सके। इससे आप कहीं ना कहीं रैट रेस से बच पाएंगे, आप बिजनेस को बिजनेस जैसा ही समझ पाएंगे, क्योंकि बोला गया ना, हमारे पुरुषार्थ की बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। हाँ जी, आप जैसे 4 पुरुषार्थों की बात कर रहे थे, तो लाइक आपका ये जो थिएटर वाला ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ हैव यू डेवलप्ड इट? क्योंकि आई कैन सी यू आर हाईली स्पिरिचुअल और आप मेंटल वेलनेस और बाकी सारी चीज़ों की बात करते हो, तो आप इसको किस तरीके से अपने, मतलब इफ़ आई एम अ मेंबर ऑफ थिएटर वाला, हाउ आई कैन बी सॉल्व्ड एज अ पर्सन? आपका कोई प्रोग्राम होगा आपने जिसको डिराइव किया होगा, सो हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड फ्रॉम थिएटर वाला? सो हम लोग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका जो हम लोग का एक टैगलाइन भी, दैट इज़ कला से कल। वी सी दैट कि हाँ, आर्ट से ही कहीं ना कहीं इंसान अपना फ्यूचर जैसा चाहे वो समझ सकता है, उसके बारे में डिज़ाइनिंग कर सकता है। बाकी तो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, उस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी, आपके सामने आएंगी जो आपके आगे का फ्यूचर डिज़ाइन करेंगी। पर हम लोगों ने जिन चीज़ों पे काम किया वो यही समझा कि आर्ट इज़ फॉर एवरीवन, ड्रामा इज़ फॉर एवरीवन। ट्रू। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट थिएटर एंड ड्रामा, तो हम इस पर क्यों फोकस करते हैं, वो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक रीज़न ये है कि नाट्यशास्त्र के लिए बोला गया है कि दुनिया के सारे शिल्प, सारे शास्त्र, सारा विज्ञान अगर किसी के अंदर समाहित है तो वो नाट्य के अंदर समाहित है। बिकॉज नाट इज़ जस्ट नॉट एक्टिंग, नाट इज़ इक्वल टू लाइफ। जैसे कि शेक्सपियर बोलते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रामा एंड वी ऑल आर प्लेइंग आवर कैरेक्टर्स वो देयर। यही भरत मुनि बोलते हैं नाट्यशास्त्र में। तो ये क्यों बोला, ये जानना, ये जनवाना, इसके लिए ही कहीं ना कहीं थिएटर वालों ने काम करना शुरू किया कि हम ये लोगों को बता पाएँ कि आप एक 4 दीवारी के अंदर लाइफ को रिक्रिएट कर रहे होते। और लाइफ को रिक्रिएट करने का मतलब आपने अंदर का जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्मा है आपके अंदर का, आप उसको बार बार काम पे लगा रहे होते हैं कि क्रिएट, अगर ह्यूमन बीइंग क्रिएट करने की क्षमता खो देगा तो वो रहा क्या? तो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल। क्योंकि आज क्रिएट नहीं कर पाया तो कल को डिस्ट्रॉय करके नई चीज़ पैदा नहीं कर पाओ। डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी थॉट का, किसी आइडिया का। एक टाइम के बाद सबकी एक एज होती है। ये चीज़ से लोगों को रूबरू कराना, ये थिएटर का आदिकाल से काम रहा है। सिनेमा तो बहुत बाद में आया, ड्रामा थिएटर तो हज़ारों साल से चल रहा है। आई थिंक हम लोग भी स्टोरी टेलिंग जो करते हैं वो वही करते हैं, पंचतंत्र की कहानियों से शुरू करते हैं डेफिनेटली, एंड देन वी गो ऑल बेड टाइम स्टोरीज और भी बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं। सनातन परंपरा में तो हमेशा से स्टोरी टेलिंग एक फोरमोस्ट टूल रहा है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझाने का। मैथ्स तक को उन्होंने स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में समझाया था। मैं बात करूँगा, एक ग्रंथ है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, वली करके उसमें आता है। अच्छा। उसमें जो मैथमेटिशियन है, उनकी जो बेटी बहुत इंक्विजिटिव होती है चीज़ों को लेकर के कि हाउ दिस कॉन्स्टलेशन वर्क्स, ज्योतिष कैसे काम करता है, गणित कैसे काम करती है, उस पर बड़ी थॉटफुल होती है। तो पूछती रहती है अपने क्वेश्चंस पापा से। और मैथमेटिशियन का नाम भी मैं भूल रहा हूँ, शायद भास्कराचार्य हैं या बाण भट्ट हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने इस पूरे इंटरोगेशन को, ये जो पूरा संवाद चल रहा है, इस संवाद के थ्रू उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर दिया। उस पर उन्होंने एक ग्रंथ बनाया था। एक ग्रंथ पूरा क्वेश्चन एंड आंसर में, उस क्वेश्चन एंड आंसर में ये पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और आई थिंक ये सब हम लोगों के लिए भी इजी है उस टाइम पे लिखा हुआ। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा ना, स्टोरी टेलिंग सबसे आसान तरीका होता है किसी व्यक्ति को किसी भी टॉपिक से एनलाइट करने का। अगर मैं आपको आज ही बताऊं कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एंड सो, ये बोलता है, ये बोलता है, ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ये इसकी सारी चीज़ें, आप पजल्ड हो जाओगे थोड़ी देर में। अभी मैं उसको रिलेट करूं कि हाउ न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन। क्या पता है तुमको उस टाइम क्या हुआ था? न्यूटन वहाँ बैठा था जा करके, और उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था। वो देखते क्या है कि फल ऊपर से नीचे गिरता है, फल गिरता तो आवाज़ आती धड़ से। देखा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ये नीचे से ऊपर क्यों नीचे। इस बात ने न्यूटन को बहुत परेशान किया और उसने इसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत
अपनी माथापच्ची करने लगा, जिसके बाद में उसको पता चला अगर कि सिर्फ फल के साथ ऐसा नहीं है, किसी चीज के साथ ऐसे करते 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 उसने आर्किमिडीज को पढ़ा, उसने गैलीलियो के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और अल्टीमेटली वो लैंड किया कि ग्रेविटेशन है क्या। अब मैं आपको अगर ऐसे बताऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे समझोगे ना, कोई भी बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। बिल्कुल, आई थिंक ये तो एक 5 साल का या 4 साल 3 साल का भी बच्चा आराम कोई बच्चा आराम से मन से सुनेगा, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था। स्टोरी के फॉर्म में स्टोरी टेलिंग में टीचर को क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसा बच्चा है उसके हिसाब से उसके ग्राउंड लेवल पे जाने, क्योंकि उसको पता है कि इस पे अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे ना मान करके मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये क्रिएटिविटी को जन्म देती है। टीचर यहाँ से क्रिएटिव होना शुरू होता है, और इसी को आर्ट कहते हैं। दिस इज आर्ट, कि आपने उसको मोल्ड किया, उसके इमोशन से अपने इमोशंस को कनेक्ट किया एंड आपने ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जो हार्ड टू अंडरस्टैंड। एंड स्टोरी टेलिंग, सिनेमा, थिएटर यही तो करता है। ऐसे टॉपिक्स जो कि सोसाइटी के लिए बहुत लिमेबल थे, बहुत जरूरी थे, उनको बहुत आसान भाषा में समझा देना। हम अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा प्ले देखते हैं, उसमें हम स्टोरी देखते हैं दुष्यंत महाराज की, शकुंतला की, जिसमें कि ये भी दिखाया गया कि एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, उसका दायित्व क्या होता है अपनी वाइफ के लिए, राज को कैसे चलाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे प्लेस टाइम के साथ बनते रहे। एक मुद्रा राक्षस करके एक प्ले था जो कि चाणक्य की नीतियों के बारे में बताया गया कि चाणक्य ने किस तरीके से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की थी टू डिमोलिश द डायनेस्टी ऑफ नंद डायनेस्टी को खत्म करने के लिए। अभी आप इसको रट्टाफिकेशन के तौर पे पढ़ाओगे तो बच्चा कभी नहीं समझेगा। बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री तो आप रट्टाफिकेशन के फॉर्म में बच्चा याद ही नहीं बच्चा क्या, हम लोग भी याद नहीं रख सकते हैं, हम लोग भी नहीं याद कर सकते हैं। उसको घटनाक्रम में आप बताएंगे, उसका एक जीवंत रूप सामने दिखा देंगे, बच्चा तुरंत यूं समझ जाएगा। दिस इज आर्ट। तो व्हाई नॉट आप लोग कुछ ऐसा, मतलब ठीक है ये तो हम बड़ों के लिए हुआ जो अभी आप कर रहे हैं, अभी फिलहाल आपके पास कितने एनरोलमेंट होंगे? जो हमारा कानपुर का सेंटर चल रहा है इसमें अराउंड 25 पीपल हैं जो कि हम लोग से डेली फॉर्मेट में थिएटर को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। बाकी मुंबई में जो हम लोग के बैचेस चल रहे हैं वो उनकी अलग स्ट्रेंथ रहती है। आर दे प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ प्ले एंड ड्रामा? या ओके। सो ये वो लोग हैं जो कि रेगुलरली हम लोग से जुड़ रहे हैं टू डेवलप एज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ ड्रामेटिक्स। अच्छा, थिएटर और ड्रामेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए, जिसके लिए डेली जो आपने पूछा था ना कि ऐसा क्या हम लोग करते हैं, सो हम लोग जितने डायमेंशंस ऑफ लाइफ हो सकते हैं, फिलोसफिकली, साइकोलॉजिकली, क्रिएटिवली, आपकी बॉडी के थ्रू, स्पेसेस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, पॉलिटिकल डायमेंशंस जो होते हैं, इन सब को पिरोते हुए उनके बीच में लाइफ कैसे क्रिएट हो रही है, इस पे हमारे सेशंस डिजाइंड हो। अच्छा, डेली एक बच्चा अपने बॉडी डायमेंशन से वो क्या क्या नया पैदा कर सकता है, क्या नया जान सकता है, इस पे वो काम करता है। अपनी वॉइस के कितने चैनल्स तक वो पहुंच सकता है, वॉइसेस को कितने तरीके से वो मोल्ड कर सकता है, इसको वो समझता है, जिससे कहीं ना कहीं उसको ये समझ में आता है कि किसी सर्कमस्टेंस में किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं, जो कि हमको डेली लाइफ में भी समझाता है। जब आप रिलेशनशिप से डील आउट करते हो, अपने ब्रदर से करोगे, आप सिस्टर से करोगे, मदर फादर गर्लफ्रेंड से करोगे, किसी से भी करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि आप अलाइन कर पा रहे हो इमोशन के साथ में, नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है भी या नहीं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है ये थिएटर से हो। एंड आई थिंक इसको हम लोग कई बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मानते हैं। जब आपका EQ जो है, EQ इज आई थिंक इज इक्वल टू योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड EQ, व्हेन आई टॉक अबाउट EQ, आई थिंक हमारे पास 9 तरीके का इमोशन होता है, 9 रस कहते हैं उसको। आई थिंक आप बेटर बता पाओगे इसके बारे में। एंड एंगर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका हंसना है, रोना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है, आपकी इंडिपेंडेंस, और इन सारी चीज़ों को मैंने सी जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, आई थिंक देयर लाइफ इज़ वेरी सॉल्व, बहुत अच्छे से। आर यू कमिंग अप विथ एनी कोई स्कूल के साथ प्रोग्राम? क्योंकि आई थिंक बच्चों के लिए भी ना, जब वो स्टार्टिंग से टेक्निकल तो हम बना ही रहे हैं, रटाफिकेशन सब जगह जा रहा है, नॉट अबाउट कानपुर, आई कैन से आई थिंक एवरीवेयर इट इज़, क्योंकि दे ऑल आर इनटू रनिंग इनटू द गेम ऑफ गेटिंग मार्क्स, गेटिंग पोजीशन, गेटिंग यू नो, रादर देन, अगर मैं इसमें बात करूं, rather than getting disciplined, discipline is the most important thing। बच्चे का मार्क्स आए ना आए, लेकिन अगर आपका बच्चा हर दिन मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, I think that should be countable। और एक्यूरेसी है या नहीं, आप चाहे 10 काम करो, उसमें अगर 8 काम भी आपके अच्छे हैं
बाकी के 2 माइनर काम भी हैं, वो अगर नहीं उतना अच्छा जाता दैट इज़ फाइन. बिल्कुल. बट आई थिंक आजकल इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, आई कैन सी, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टिंग ओनली देयर मेंटल हेल्थ बट देयर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. बिकॉज जब हम बोल नहीं पाते हैं, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं आई थिंक वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है एंड आवर बॉडी स्टार्ट शोइंग साइन जो हम समझ ही नहीं पाते हैं. आई थिंक मैनी ऑफ द स्किन प्रॉब्लम, मैनी ऑफ आर इंटरनल प्रॉब्लम, नर्व प्रॉब्लम, ऑल आई मीन अभी लास्ट मेरी जो पॉडकास्ट में बात हो रही थी उसमें भी था कि देर आर मैनी स्किन प्रॉब्लम्स विच आर जनरली रिलेटेड विथ योर स्ट्रेस. Nerve problems are related with stress, your other problems are related with stress, and children of 12 years old and like इन लोगों को stress है. जितने ये laughter clubs खुले हुए हैं आज की डेट में, I just had witnessed one thing over there. I was an observant. He instantly told me, बस he was there, so he instantly told कि तुम 12 साल मतलब अभी 12th पास भी नहीं हो एंड यू आर सिटिंग इन द फ्रंट रो विथ योर फादर. व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू आर डीलिंग विथ? व्हाई हैव यू शुड नॉट कम हियर. एंड दैट हिट मी वेरी हार्ड, एक्चुअली वेरी हार्ड. जाने ही नहीं चाहिए ना ऐसी चीज़ों में. यू हैव अ फुल ऐसा ना प्ले मोड में एंड यू आर नॉट मेच्योर इनफ. 16, 17, 18 इससे ज़्यादा तो उम्र ही नहीं होती है. आपको आए हुए अभी 16-17 साल हुए एंड यू आर बाउंड विद द स्ट्रेस. सो मेरे ख्याल से आप ना कोई एक प्रोग्राम बनाइए जो स्कूल्स के लिए भी हो, एंड आई थिंक आप शायद उसमें भी कुछ वर्क कर रहे हो. आप उसका एक बार ब्लूप्रिंट मेरे को समझाइए हाउ इट इज़ बेनिफिटेड. सो ये हमारा हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी रही है इस चीज़ पे कि हमें कहीं ना कहीं जो थिएटर है उसका जो रेगुलर एजुकेशन है उसके साथ में जो जुड़ाव है उसको लेकर के ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए. जिसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को भी हम लोगों ने अप्रोच किया, रीच आउट किया कि हाउ थिएटर कैन इम्प्रूव वंस अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट. ठीक है, जिससे कि मज़े, जैसे कि हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे, कई लोगों को स्टोरी टेलिंग का बेसिक्स नहीं पता होता ना कि स्टोरी को डिकोड कैसे करना है, स्टोरी फॉर्म कैसे करना है, कैसे मज़ेदार बनाना है स्टोरी को. सही बात है. तो स्टोरी अगर मज़ेदार नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, कोई नहीं, बोर्डम लगेगा, बोर्डम होगा. सो इन चीज़ों को अगर हम एक बच्चे के साथ में समझने लगे, उनके लेवल पे आकर के समझने लगे, उनको समझाने लगे, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है एक्चुअली में. बच्चे इतने अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं और इतने फ्री होते हैं लर्निंग को लेकर के ना, जितने अडल्ट नहीं होते हैं. अडल्ट बाउंड हो चुका होता है. जब बच्चा पैदा होता है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ पैदा होता है, टाइम के साथ वो वैनिश होता है. जो लोग उसको बिल्डअप कर ले गए फिर से दे आर लिविंग अ गुड लाइफ. जो नहीं कर पाए उनकी लाइफ पीटी होने लगती है. लेकिन जब बच्चा है तो उसके अंदर तो वो कनेक्शंस हैं. अगर उसको कुछ भी समझाया जाएगा, वहाँ से उसकी ग्रूमिंग को ऐसे इंश्योर किया जाए कि जो तुम पढ़ रहे हो इसका रिलेशन डेली लाइफ में है और लगातार रहेगा. इसको अगर हम लोगों ने बच्चों को बहुत ईजीली समझा दिया तो वो जो पढ़ रहा है उसमें उसको हमेशा मज़ा आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोलते, अभी भी कई लोग बोलते हैं कि अरे यार उसका क्या यूज़ था, तुमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा पढ़ा, तुमने उसका क्या यूज़ था. और कई बार उस पर लोग बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि यार इसका कोई यूज़ नहीं था, तुम्हें कुछ लोगों को कुछ और पढ़ाना चाहिए. वो बात अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर बच्चे ने ना पढ़ा होता तो आज के टर्म में जो वो प्लेन्स से स्पेसेस को लेकर के, बिल्डिंग्स को लेकर के जो उसकी समझ आती है ना हमारे सबकॉन्शियस में कि ये बिल्डिंग सही लग रही है, ये स्पेस मेरे को अच्छा लग रहा है, इसका डिकॉर मेरे को अच्छा लग रहा है, इसके एस्थेटिक्स मेरे लिए बढ़िया लग रहा है, इस रंग का कपड़ा, इस तरीके का कपड़ा मेरे को पहनना है, मुझे बेल बॉटम पहनी है, मुझे स्किनी फिट पहननी है, मुझे कैसी जीन्स पहननी है. ये कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते आपके सबकॉन्शियस में बैठता है, जिस कारण आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर पा रही होती. लेकिन टीचर अगर इसको समझा ले जाए पहले से ही कि बेटा जो तुम पढ़ रहे हो उसका रेगुलर लाइफ में यूज़ कहाँ तुमको मिलने वाला है और तुम कहाँ देखोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो पढ़ाई बच्चे के लिए कभी बोरिंग नहीं हो ही नहीं सकती ना. क्योंकि उसको लगता है ये तो मेरा, अरे ये तो मेरे मन की चीज़ है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. इसको नहीं समझ पाऊंगा तो कल को मैं फैशन को लेके मुझे क्या समझ में आ पाएगा, या मैं ट्रेडिशंस को लेके क्या समझ पाऊंगा. हम लोग भाई दूज में आर्ट बनाते हैं ना, भाई और बहन, उसका नहीं एक चौक बनाई जाती है, या दिवाली में रंगोली बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है ना, सर्कल्स हैं, सर्कल्स के अंदर हम लोग कलर्स को भर रहे हैं, कोन्स बना रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री ना. अगर बच्चे को वैसे पढ़ाया जाए
जब वो स्पेसेस वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ रहा है, सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ रहा है कि देखो घर में रंगोली बनाते हो ना, तो ये वही है, उससे जुड़ा हुआ है, बच्चों को बहुत क्लैरिटी मिलने लगेगी। एंड आई थिंक ये तभी कोई बता सकता है ना जब वो खुद इतना कॉन्शियस हो। यस। और उसी कॉन्शियसनेस के लिए यू हैव डेवलप्ड दिस थिएटर वाला, एंड पीपल आई थिंक दे शुड गो एंड एक्सप्लोर। बिल्कुल बिल्कुल। नॉट ऑफ समबडी, फैशन के लिए नहीं, मतलब कि सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँ, गो फॉर योरसेल्फ, अपने लिए। हाँ, तो अपने लिए। स्कूल के साथ हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे उनकी एजुकेशन को हम लोग और ऑब्जर्वेशन बेस्ड बना पाएं, बच्चे और खुल करके बातचीत कर पाएं विद द हेल्प ऑफ थिएटर। एंड आई थिंक यहाँ पे टीचर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आई थिंक बच्चों के साथ साथ आप लोगों को टीचर्स के लिए भी आई थिंक कुछ प्लान आउट करना चाहिए, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड जो साइंस के टीचर्स होते हैं दे ऑल्सो हैड दैट बैकग्राउंड कि भाई हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, सो वी आर गोइंग टू डिलीवर इन दैट फॉर्म ओनली। ठीक है, तो अगर मैं टेबल्स की बात लेती हूँ, सिंपल टेबल्स की बात लेती हूँ, अब टेबल्स आर समथिंग विच इज़ वेरी यू नो ट्रिकी। 2 2s 4 ही होगा, 9 9s 81 ही होगा। आई डोंट नो आर्ट फॉर्म में हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप कैसे समझाओगे इसको? सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फॉर्म, काइंडली टेल टू मी। सो जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को बोला गया है यूनिवर्सल लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल। और हम जितने भी तरीके के पेंटिंग्स शेप्स को देखते हैं वो कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको मैं डिजिटल फॉर्म में बताऊं तो जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हो, अपन हमारा जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है ये पिक्सेलेशन में जाता है। हाँ, पिक्सेल्स को मैथ्स के फॉर्मेट में मैपिंग की जाती है। बिल्कुल। सबके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स पे रहेगा, वाई पे रहेगा, उसी के मदद से हमारी पूरी जाकर के पिक्चर बनती है। इवन जितने भी तरीके की 3D मॉडलिंग होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, उसमें मैथ्स कोडिंग के लेवल पे मैथ्स ही इन्वॉल्व होती है। तो कोडिंग को अगर सही से ना किया जाए, मतलब मैथ्स को सही से अगर इवॉल्व ना किया जाए तो आर्ट तो बन ही नहीं सकती। इन द सेम वे जो हम लोग टेबल्स की बात कर रहे हैं, टेबल्स को जो 2 2s 4 या 9 9s 81, ये जितने भी ये तरीके के हम लोग ये मल्टीपल्स डिज़ाइन करते हैं, इनको अगर हम लोग सामने शेप्स के रूप में, बच्चों के रूप में उनको बना करके अगर हम लोग जोड़ करके दिखा पा रहे हैं कि 1 से जब 9 को मल्टीप्लाई किया गया तो वो कैसे जा करके बढ़ गया, वो कैसे इंक्रीजिंग फॉर्मेट में जा रहा है, ना कि तुम बस इसको रटो कि 81 मेरे को याद कर लेना, बल्कि तुम उसको विजुलाइज कर पाओ कि 81 बन कैसे। सो इन द सेम फैशन हम लोग इन चीज़ों पे अगर हम लोग काम करें कि कैसे कोई फॉर्मूला है, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, उसको बच्चा विजुलाइज करना सीख जाए। और विजुलाइज करना एक बहुत बड़ी पावर होती है ह्यूमन बीइंग की, कि जिन चीज़ों को वो दिमाग में सोच रहा है उनको सामने देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। अगर वो सामने देखना शुरू कर देगा इमेजिनेशन के थ्रू, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली बनने के बाद लगेगा कैसा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। और लोगों को लगता है ये बड़ा टफ होता है, एंड आई डोंट थिंक सो इतना भी टफ होता है। आई थिंक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर पाओगे फॉर अ लाइफ टाइम। बिल्कुल। और पढ़ाई फिर पढ़ाई नहीं हो जाएगी, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। एंड जब आप ये टेबल्स के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक टेबल्स को ले लो आप, या चाहे म्यूजिक को ले लो, दे फॉलो अ काइंड ऑफ अ रिदम। 4 8 16 20, आई थिंक ये 4/4 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में, इट इज़ फॉलोइंग अ सिंपल रिदम। जब आप पियानो भी प्ले करते, एनी इंस्ट्रूमेंट यू आर प्लेइंग, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक उसमें भी यही रिदम्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही बात है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। जब हम तबले की बात करते हैं तो उसमें ताल होती हैं, चौताल होती है, एक ताल होती है, 2 ताल पे चल रहा होता है, ऐसे करके रिदम को बढ़ाया जाता है। एंड आई थिंक जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे मतलब इतने ज्ञानी और मुनीर सारे जितने भी लोग हैं, आई थिंक इन लोगों का जो गुरुकुल था, इट वाज बेसिकली डिराइव्ड अराउंड दिस कंसेप्ट। बिल्कुल सही कि वो म्यूजिक अगर सिखा रहे हैं तो उस म्यूजिक से दे आर टीचिंग मैथ्स टू देम। इफ दे आर टीचिंग, अगर वो कोई एक श्लोक लेकर समझा रहे हैं, तब भी वो एक रिदम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन दे आर टेलिंग कि हाँ ये ऐसा रिदम होता है, यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू गो फॉर इट। आई थिंक धीरे धीरे ये सारा कुछ इतना टेक्निकल होता चला गया दैट वी हैव लाइक वो एक अंडरस्टैंडिंग को बनाने के बजाय वी हैव टर्न्ड इनटू कि भैया तुम इतना पढ़ लो, इसके बाद ये अर्न कर लो, इसके बाद ये सारी लग्जरी लाइफ ले लो, हाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। उसके पीछे भागते भागते आई थिंक हम लोगों ने ना बिल्कुल एसेंस ख़त्म कर दिया है। काइंडनेस इज़ लाइक, आई मीन
व्हेन आई गो आउट, अगर ऐसे ही रोड पे कुछ एक्सीडेंट हो रखा है, इंसान को तो छोड़िए, अगर एक छोटे से मतलब डॉग को या गाय को ही चोट लगी हुई है, पीपल लीव देम लाइक एनीथिंग। अरे मेरे से थोड़ी हुआ है, अरे ठीक है भगवान देख लेंगे, चल जाएगा, होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो लॉस्ट विथ ऑल दीज टेक्निकलिटीज। काइंडनेस इज़ लॉस्ट, ह्यूमैनिटी इज़ लॉस्ट, एंड मेनी अ टाइम्स दिस इज़ लाइक माई पर्सनल थिंग। मेनी अ टाइम आई वॉन्डर्ड कि जब इतना ब्यूटिफुल था नेचर, इतना खूबसूरत था, भगवान ने इतना सुंदर बनाया, वाई ही हैज़ क्रिएटेड अस? बिकॉज वी आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। मतलब दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई ऑलवेज आस्क्ड माई सेल्फ, वाई वी आर देयर, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुली बैलेंस्ड। क्योंकि इसका जो रीज़न मुझे लगता है, ह्यूमन के अंदर ऐसी कॉन्शियसनेस होती है कि वो रजस, तमस और सतोगुण, इन तीनों को ही समझ सकता है, जान सकता है और अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्शियसनेस वीकेंड हो जाए तो वो कर डालेगा जो कि हैवी डिस्ट्रक्शन होएगा। ट्रू। क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस इतनी एडवांस्ड है, उसकी मेमोरी, उसकी क्रिएटिविटी इतनी एडवांस्ड है कि वो वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है, होता ही है, कर ही रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ में वो ऐसी चीज़ भी क्रिएट कर सकता है जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि दे आर पीपल हु ट्रीट एनिमल्स, जब उनको चोट लग जाती है तो उनको ठीक भी कर रहे होते हैं। हाँ करते भी हैं। पर वही ना कि द लैक ऑफ एम्पैथी जो हुआ है, जिसके कारण 80% लोग ऐसे हो गए हैं या 60% लोग ऐसे हो गए हैं जो कि एम्पैथी से बहुत दूर है। उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है कि वो किस तरीके से नेचर के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये बात के लिए अगर हम कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग जो डिस्ट्रक्टिव हो रखा है इस टाइम, वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। उसके होने से एक्चुअली ये अर्थ और ब्यूटीफुल हो पाएगी और बेटर हो पाएगी। मेरे ख्याल से द नीड ऑफ द आवर यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है ना, उस पर काम किया जा सके। वो काम कहीं ना कहीं अगर हम क्रिएटिव चैनल के थ्रू जा सकते हैं तो अच्छे से हो पाएगा और वो कुछ बेटर दे पाएगा एक प्लैनेट को भी। क्योंकि ह्यूमन को पता है कि अगर किसी चीज़ को यूज़ करना, एग्जांपल प्लेट्स की बात करते हैं, प्लेट्स को पता है कि पॉलीथीन जैसी चीज़ भी है जिससे कि हम चीज़ें बना सकते हैं। तो उसको यहाँ पर ये भी पता है कि बनाना लीव्स जैसी चीज़ भी हैं, या बनाना के अंदर के जो रेशे हैं वो भी ऐसे हैं जिनसे कि हम कुछ बना सकते हैं। हाँ, और उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक इनोवेशन हुआ जिसमें कि शुगर केन के जो बचा हुआ मटेरियल होता है, जब से शुगर केन जूस निकाल लेते हैं, जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है, हाँ, उस एक्सट्रैक्ट को यूज़ करके दे आर मेकिंग प्लेट्स जो कि बायोडिग्रेडेबल है। लोगों के पास क्रिएटिविटी है, समझ भी है, पर सही जगह अप्लाई करना बहुत टाइम पहले छोड़ दिए हैं। क्योंकि ह्यूमन के साथ दिक्कत क्या है कि उसको जैसे कंफर्ट मिलता है ना, वो उसका आदी हो जाए। उसको पॉलीथीन बनाते बनाते कंफर्ट मिल गया था, वो उसका आदी हो गया। उसका ये तो बेस्ट थिंग है, इसके ऊपर मेरे को जाना नहीं है, इसमें मेरे सारे मटेरियल्स आ जा रहे हैं, आराम से इसको लेके मैं जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जबकि उसके पहले अगर हम यहाँ की सभ्यता की बात करें, पॉलीथीन यहाँ तो ईजाद भी नहीं हुआ था। पॉलीथीन इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोप जो यहाँ पर आया। पॉलीमर्स वहाँ की देन थी। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग एक हार्मनी में रहना जानते थे। वी ऑलवेज न्यू। बिल्कुल। तो ये चीज़ बताना और उसको ये मानना कि ये हमारे कॉन्शियसनेस का एक बहुत अटमोस्ट पार्ट है, मेरे ख्याल से वो क्रिएटिविटी को भी बूस्ट कर सकता है, वो व्यक्ति की लाइफस्टाइल को भी बूस्ट कर सकता है, और हमारा प्लैनेट पे होने का जो मकसद है वो हमें बता पाएगा कि हम क्यों हैं यहाँ पर। हम इसलिए हैं जिससे कि जितने भी स्पेसीज़ हैं उनके बीच में हम ब्रिज बन पाएँ कभी कभी, जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़े। हर जानवर अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, तो हमको आयुर्वेद का ज्ञान है, हमको मेडिकल का ज्ञान है, तो हम उसको ट्रीट कर सकें, हम उसको ठीक कर सकें। हम उन चीज़ों को यूज़ ना करें जिनका कि अर्थ पे एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है, जो कि केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं, जो कि बहुत टाइम लेती हैं डिग्रेड होने के लिए, उनको हम यूज़ ना करें। वी हैव ऑप्शंस, बट क्या ख़त्म हो जाता है वो है ज़ील उसको यूज़ करने की। और ये ज़ील इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि हम अपने कम्फर्ट में फंस जाते हैं। सही बात है। और आपका जो सफ़र है, लाइक आई नो यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन सीतापुर, एंड आपका सफ़र आई वाज माय नेटिव प्लेस हैज़ बीन सीतापुर। मतलब कि मेरी रूट्स रही हैं सीतापुर की, बट आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। ओके। सो लाइक आपका ये जो सफ़र है द थिएटर वाला, ये जब कंसेप्ट आपके दिमाग में आया, व्हाट मेड यू डू दिस कंसेप्ट? ओके, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। बिल्कुल। इट वाज क्लास 9th
जब मैं क्लास 9th में था. ओके. एंड मेरे ज़िंदगी के 2 मोटिवेशन थे. एक मोटिवेशन था, बचपन से स्केचिंग एंड पेंटिंग करता था, तो वो मेरा पहला प्यार था. ओके. दूसरा प्यार 9th में डेवलप हुआ लक्ष्य मूवी देखने के बाद. अच्छा. एंड आई ऑप्टेड फॉर फौज दैट टाइम. ओह. सो मुझे उस टाइम ये लगा कि जिस तरह का मैं आर्ट परस्यू करना चाहता हूँ एक फ्री फॉर्म में, एक फ्रीलांसर के तरह, उसको लेकर के सोसाइटी में ऐसा कुछ डेवलप्ड नहीं है. हाँ. एंड देन आई शिफ्टेड टूवर्ड्स फौज वाली चीज़. आई गेव NDA, आई क्रैक्ड NDA, देन आई वेंट टू NDA, फिर AFA, एयर फोर्स अकेडमी, एंड देन आई ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस. एंड उसमें कुछ वक्त रहा था, लगभग 1 साल मैं पोस्टेड था इन द एरियाज ऑफ झारखंड. अच्छा. ओके. एंड देयर आई एक्चुअली डिस्कवर्ड कि जो मैं स्केचिंग एंड पेंटिंग कर रहा था वो मैं कर ही रहा था. वो मैं बचपन से कर रहा था, वो मैं तब भी कर रहा था जब मैं एकेडमी में था. तो मैं इसको करता था और करके मेरे को बड़ा रिलैक्सिंग फील होता था, मुझे अच्छा लगता था. मेरे लिए ये क्वेश्चन आया कि ये मुझे रिलैक्सिंग फील क्यों हो रहा है. बाकी लोग भीग करके आते हैं, परेड करके आते हैं, दौड़ करके आते हैं, थक जाते हैं, उनको इतना उनको सो जाते हैं. हाँ. मैं भी करके आ रहा हूँ लेकिन मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. वाई? उस वाई को मैंने सॉल्व करना शुरू किया ड्यूरिंग माई पोस्टिंग ओवर देयर. एंड मैं लगातार स्केचिंग कर भी रहा था. तो मुझे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पता चलने शुरू हुए कि हाउ आर्ट इज़ रिलेटेड विद योर सबकॉन्शियस मेमोरी. किस तरीके से आपकी इनर प्रोसेस को वो रिफ्लेक्ट करता है. And what was your age that time? I was 20, 21, 22, 22, 22. 22, yeah, I was 22. 22 में you started discovering your thoughts. Yeah, yeah. That's beautiful. So तब मैंने शुरू किया चीज़ों को समझना. And then I planned कि मेरे जैसे और भी तो enthusiast आर्टिस्ट हो सकते हैं ना. बिल्कुल. उनको जोड़ते हैं. उनको मैंने ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू सर्च करना शुरू किया. जो लोग पेंटिंग अपनी पोस्ट किया करते थे, और मुझे पता था कि ये लोग आर्टिस्ट नहीं है. मैंने कहा चलो इनसे बात करना शुरू करते हैं. मैंने बात करना शुरू की इसी बात पे कि वाई यू लव आर्ट, क्यों अच्छा लगता है. उनका बताया मुझे मज़ा आता है. अब सबको मज़ा आ रहा है तो देयर शुड बी सम कॉमन थिंग ना कि क्यों मज़ा आ रहा है. सही बात है. इस रीज़न को सॉल्व करने के लिए आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी. यहाँ पर मुझे पेंटिंग्स के बारे में, मंडला, जेंटैंगलिंग, डूडलिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं वो मुझे पता चलने शुरू हुए. एंड पैरेलली माई ब्रदर वॉज इन्वॉल्व इन टू ड्रामेटिक्स. वो मुझे अपनी फाइंडिंग्स बताने लगा कि मैं जब करता हूँ तो मेरी स्पीच की प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, क्योंकि उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी और उसकी स्पीच के इश्यूज़ ड्रामेटिक्स के थ्रू बहुत हद तक क्योर हो गए थे. That's again amazing. या एक्चुअली मतलब वो हमारे लिए बड़ा रिफ्रेशिंग चीज़ थी. हमने कहा ये कि तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि तब तक हमें इसके थेरेपेटिक इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था. मैंने पढ़ना शुरू किया, वो अपनी फाइंडिंग्स मुझे बताता था. एंड ग्रेजुअली मैंने प्लान की अपनी एक आर्ट गैलरी. दैट वाज इन अ वर्चुअल फॉर्मेट नोन एज रंगदुर्ग. वहाँ से मैंने चीज़ों को शुरू किया था. रंगदुर्ग नाम इसीलिए रखा था कि अ फोर्ट्रेस ऑफ कलर्स, अ फोर्ट्रेस ऑफ क्रिएटिविटी. इट शुड बी लाइक दैट. मेरे लिए एक थॉट था कि द रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. एब्सोल्युटली. तो आप जब ये फौज में थे तभी मतलब एनडीए में थे? या नो मैं पोस्टिंग मेरी हो चुकी थी. अच्छा, पोस्टिंग भी हो चुकी थी. Okay. And I so was serving. nobody told you like why are you doing this thing? Because कई बार resistance आता है इस तरीके का. मेरे फ्रेंड्स सपोर्टिव थे इसमें थोड़ा सा. वो कहते थे तू जो कर रहा है यार तू कुछ अलग चीज़ के लिए बना हुआ है. तो मैं कहता था मुझे पता नहीं, मैं कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है. That's nice. तब तक ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं फौज छोड़ूंगा, रिजाइन करूंगा, ऐसा कुछ कभी पेरेंट्स से या कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं पड़ना? पेरेंट्स को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैं म्यूजिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो क्या बात है. तब तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसमें कॉन्शियसनेस बहुत हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा. सो उन्होंने देखा था कि हाँ म्यूज़िक आर्ट की फील्ड क्या होती है. अगर प्रखर सोच रहा है कुछ तो कुछ सोचा होगा उसने, कुछ प्लान कर रहा होगा चीज़ों को. तो आई टुक 1 year टू प्लान द थिंग्स. रंगदुर्ग मैंने प्लान किया, लोग जुड़े. मेरे ज़रूरी था कि हाँ मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करूँ, उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ. तो मैंने गैलरी को रन करना शुरू किया ऑनलाइन फॉर्मेट में, जहाँ पर वी स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स, कस्टमाइजेशन. मैं नरेटिव्स बनाता था लोगों के, एग्जिबिट करते थे हम लोग उसको, और वहाँ से एक ठीक ठाक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिजनेस के थ्रू भी मेरे को आनी शुरू हो गई थी. देन इन 2018, ये 2017 की बात है, 1 साल हुआ. 2018 में आई प्लान कि लखनऊ महोत्सव होने वाला था. तब मैंने सोचा कि वी हैव टू टेक अ कॉल. अगर अभी नहीं निकला तो कब निकलूँगा. थोड़ा अपने डर से बाहर. या मैंने कहा आई वाज जस्ट 24 दैट टाइम. तो मैंने कहा लेट्स टेक अ कॉल.
अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये कुछ मेरे पास दिमाग में नहीं था कि रिज़ाइन कर दूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब जाके अपना बिजनेस करूंगा। मुझे नहीं, मुझे अभी करना है जो करना है, क्योंकि अभी मुझे जो लगता है कि मैं सर्व कर सकता हूँ आर्ट की फील्ड को, क्रिएटिव फील्ड को, वो शायद कुछ बेटर ला पाएगा। देन आई रिजाइंड इन नवंबर 2018 एंड आई केम बैक टू कानपुर। लखनऊ महोत्सव में एग्जिबिट किया। देन आई स्टार्टेड माई आर्ट गैलरी इन सिविल लाइन। 1 साल हुआ था, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया एंड दैट टाइम ये जो बिजनेस था लग्जरी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग्जरी उस तरह की चीज़ें थी, चीज़ों को लेकर के था, तो डिक्लाइन हो गया, तुरंत डिक्लाइन होने लगा। बिकॉज लोग अपने रहने पे ही पहले फोकस कर रहे थे, ये चीज़ें तो बहुत बाद में आ रही थी। बट हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ लगी कि यार जब कुछ कारवा शुरू किया तो उसको कहीं ना कहीं तो लेके जाना। शिखर आया, हम दोनों ने प्लान किया कि लेट्स स्टार्ट पीपल एजुकेटिंग अबाउट आर्ट। आज हम एजुकेट करेंगे तो मेरा दिमाग में रीज़न था कि कल को जा करके हमारी चीज़ें कंज्यूम भी करेंगे ये लोग। अगर आज एजुकेट नहीं किया तो इनके लिए वही चीज़ रह जाएंगी कि वाई टू परचेज अ पेंटिंग, वाई टू ओन अ पेंटिंग, मतलब उनका वाई कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। उस वाई को क्लियर करना था कि देयर इज सो मच सूदनेस एंड सो मच डेलिकेसी इन हैंडमेड थिंग्स। हैंडमेड में एक व्यक्ति ने अपना सोल पुट इन किया होता है। आप जब उसको देखते हो तो आप उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मैचअप कर पाते हो। आप भले छोटा सा पीस घर में लाओ पर आपको वो एक अलग सुकून देगा। ये एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी था। अगर हम किसी व्यक्ति को हाथ में ब्रश पकड़ाएंगे ना, वो एक लाइन भी ड्रॉ करेगा कैनवस पे, तो कल को वो एक बनाई हुई बड़ी पेंटिंग की इज्जत कर पाएगा। सही बात है, वरना उसकी इज्जत नहीं करेगा। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई टू एजुकेट पीपल इन आर्ट। मैं फाइन आर्ट एंड योग से मैं जुड़ा हुआ था उस पर, म्यूज़िक से मैं और मेरा ब्रदर दोनों जुड़े हुए थे, एंड शिखर इनटू प्रॉपर थिएटर एंड ड्रामेटिक्स। ग्रेजुअली मैंने भी शिखर के साथ रहते रहते और अपने पे काम करना शुरू किया इन थिएटर एंड ड्रामेटिक्स। साइकोलॉजी मेरा पार्ट था ही, फाइनेंशियल कैसा था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया एंड वी स्टार्टेड क्लासेस वर्चुअली। और जो लोग प्रोफेशनल्स बनना चाह रहे थे उनको ट्रेन करना शुरू किया, बिकॉज शिखर एजुकेट कर रहा था ऑलरेडी दिल्ली में, और मैंने भी रंगदुर्ग के थ्रू एजुकेशन शुरू की थी। लोग पढ़ तो मैं रहा भी था पहले ही, तो हमें लगा कि ये सही रीज़न हो सकता है लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाने का। हमने सिखाना शुरू किया विद दिस पर्सपेक्टिव, जिनको सिखा रहे हैं उन्हीं के साथ में कुछ क्रिएट करना, नॉट दैट कि सिखा करके छोड़ देना, वो वाली चीज़। मतलब उनको थोड़ा सा और आगे लेकर जाना कि उनकी सारी चीज़ें। बिल्कुल, अल्टीमेटली अगर वो सीखने के बाद कुछ क्रिएट नहीं कर पाए तो हमारी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से शुरू किया कि हम लोग सेट डिज़ाइनिंग, प्ले डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक कंपोजिशन, इन सबको हम एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे कि जो व्यक्ति सीख रहा है उसको ये पता है कि उसको क्रिएट क्या करना है, जिसके कारण वो लोगों तक पहुंच पाए, ऑडियंस के लिए वो वायबल हो पाए। क्योंकि कोई भी बच्चा आ रहा है वो पहले तो यही थॉट लेके आएगा ना कि हमें वायबल कैसे होना है, हमें अपने आप को प्रूव कैसे करना है, जिससे कि कल को हम अपना करियर इस पर बना सकें। विद दिस थॉट वी स्टार्टेड थिएटर वाला। और हमारा क्लियर था कि जो हम एजुकेट कर रहे हैं वो तो हम लाइफ के लिए एजुकेट कर ही रहे हैं और प्रोफेशनली भी एजुकेट कर रहे हैं। आप पैरेलली मल्टीपल चीज़ों में जा सकते हो। आपका एक कोर हो सकता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है करना, लेकिन आप पैरेलली परफॉर्म भी कर सकते हो। Why not? I think there are many people who do it. बहुत सारे लोग करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, बहुत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैरेलली हसल कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक आज के टाइम में तो व्हेन यू सी, इफ आई टॉक अबाउट आपका फिल्टर कॉपी इज देयर, एंड देन बहुत TRS के ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो मतलब जिनको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी वैलिडेशन की अब ज़रूरत नहीं है, एंड दे क्रिएट स्टोरीज, ब्यूटिफुल स्टोरीज, जस्ट 8 minutes की story, and you know people can connect with it. That is why they are so famous. I think बहुत beautifully develop कर रहे हैं। TVF को देखिए ना, TVF की पूरी जर्नी इसी पे रही है। हाँ exactly। TVF सारे रेवोल्यूशनरी इंजीनियर्स थे जिन्होंने शुरू किया था, चाहे अर्नब हो जाए, चाहे जीतू भैया अपने हो, बिस्वा हो, ये सब ने ऐसे शुरू किया था। तो उनको लगा कि उनके अंदर कुछ क्रिएट करने की क्षमता है, उन्होंने हसल करना शुरू किया। कुछ वक्त में जाकर के वो उनका मेन कोर्स जॉब बन गया। आज के टाइम में पंचायत को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, एंड बिग फैन है ना, फिनोमिनल काम किया हम लोगों ने। ऐसे बहुत सारे लोग, कानपुर की बात करें तो कपिल कनपुरिया, कपिल कनपुरिया अगेन ही इज जेम। वो जो कंटेंट क्रिएट करता है वो कंज्यूमेबल है,
किसी भी एज ग्रुप के थिंक हाँ, किसी भी एज ग्रुप के लिए कोई इट्स नॉट vulgarity नहीं समथिंग होती है, हाँ कुछ- कि आप मतलब हाँ 1-to-1 वॉच कर रहे हो, इट्स बिल्कुल नथिंग बिल्कुल लाइक दैट। आप ग्रुप में बैठ के आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड कपिल हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस Oh, थिएटर वाला के टाइम से। that's एंड very जब हम लोगों ने nice. स्टार्ट किया था तो 4 साल पहले हम लोग कनेक्ट हुए थे। एंड कांस्टेंट सपोर्ट कपिल का हम लोग को हमेशा मिला, दोनों तरफ से चीज़ें रही। हम लोग कभी उसको कुछ बताते हैं, वो हम लोग को चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक अब आप इतना आगे बढ़ चुके हो ना कि आपको फाइनेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन वो अपने आप होता होगा। दिस फिनेंस या देखिए फिनेंस के लिए मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप अच्छी चीज़ डिलीवर करने की क्षमता रख रहे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप रिटर्न में आएगी आपको। उसके See लिए why आपको I'm talking हंसना नहीं about पड़ेगा। finance more and more because कहीं ना एक जो भी आम इंसान है उसके दिमाग में रहता है इसको करने से क्या, बिल्कुल और एट द एंड ना ये फाइनेंस पे जाकर ना अटकती है। अरे तुम्हारा ड्रीम है एक्टर बनने का, क्या कमाओगे, वहाँ तो स्टार किड्स भरे हुए हैं। बट आई थिंक आज के प्लेटफॉर्म में व्हेन वी हैव लाइक इंस्टा, एफबी और आपका यूट्यूब, ये जितने प्लेटफॉर्म है, इट हैज़ गिवन प्लेटफॉर्म टू ऑल द कॉमनर्स जस्ट टू एंटर विथ योर टैलेंट एंड पीपल आर देयर टू वॉच यू, बिल्कुल पीपल आर देयर टू लाइक यू। बिल्कुल सो अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उसको इन्हांस करना, थिंग्स विल कम रशिंग टू यू। आई थिंक दैट हैपेंड इन योर केस एज वेल कि अगर कुछ अच्छा था, यू डिलीवर्ड इट, एंड आई थिंक फिर पीछे से ना ऐसा कभी मतलब हमेशा बैकअप रहा होगा। हमारा कोर एजुकेशन था और हमें ये पता था कि हम लोगों को एजुकेट कर देंगे तो प्रोफेशन तो बन ही जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। बिकॉज आज के टाइम में जिस तरीके से मार्केट इवॉल्व कर रही है और पिछले 4 साल में जो मार्केट इवॉल्व की है इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लाइव आर्ट्स, वो ट्रेमेंडस रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 25% के आसपास का इंक्रीज़ है कंजम्पशन में लाइव आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को आफ्टर कोरोना, जो कि पिछले बिल्कुल 20-25 साल में इतना नहीं रहा है। कोरोना ना मेरे ख्याल से सब चीज़ में एक ना बहुत बड़ा चेंज था। वो एक तरीके का स्पीड ब्रेकर था, लेकिन उसने बहुत कुछ दे दिया। लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। आई थिंक जिम्स फ्लडेड विद पीपल नाउअडेज, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग कि कल होना हो वाला सिचुएशन की। बस यही है कि अब इस फियर से थोड़ा निकलना पड़ेगा कि वो कल होना हो से बेटर है कि जो आज है वो आज अच्छा है। जो आज है वो अभी है और हमारे पास है, बिल्कुल उसको लेकर के खुश रहे और काम करता रहे, तो उससे बेटर कुछ नहीं। और ये मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी एक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए ग्रो करने के लिए। और यही रीज़न था कि हम लोगों को लगा कि लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स इसके पास लोगों तक पहुंचना चाहिए। कानपुर की जो आपने बात की थी शुरुआत में, तो कानपुर में अच्छी चीज़ आप लाएंगे तो कंजम्पशन बिल्कुल है। और क्योंकि यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हैं, उनको पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, उनको अपने शहर में मिलने लगेगी तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वो अडाप्ट करेंगे। वो देखेंगे कि हाँ, लोकल टैलेंट भी उतना अच्छा दे सकता है जो कि एक इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड टैलेंट देता है। बस उतने मेंटल ब्लॉक्स खुलना ज़रूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी पे रिलाई कर पाएगा कि हाँ, जब मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो मेरे आसपास का व्यक्ति जो क्रिएट कर रहा है, लेट्स गो अप्रिशिएट एंड कंज्यूम इट। इससे कहीं ना कहीं डायलॉग्स खुलेंगे लोगों के बीच में, लोग खुल करके देखेंगे। अब जैसे हम लोगों ने थिएटर डे कार्निवाल किया, हाँ, अभी मैं पूछने वाली थी उसके बारे में भी। तो थिएटर डे कार्निवाल किया हम लोगों ने, तो उसमें फर्स्ट डे ठीक ठाक ऑडियंस थी, लेकिन फर्स्ट डे हम लोग का कवरेज हुआ दैनिक जागरण में, एंड सेकेंड डे हम लोगों ने एक ट्रेमेंडस राइज देखा क्राउड में। लोगों ने देखा, मतलब कि लोग देखना चाह रहे थे, उनको देखा, दे आए, हमारे पासेस थे, पासेस को परचेज़ किया। ये नहीं कि वो फ्री बोल रहे हो कि हमको फ्री में एंट्री दे दो। दे केम, दे कंज्यूम, दे हैव गिवन फीडबैक, अप्रिशिएट किया लोगों को। ये सोसाइटी अगर डेवलप होने लगे जहाँ पर हम लोग लाइव आर्ट को कंज्यूम कर पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो और खुल पा रहे हो, तो हम कम से कम जो डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत हमें है, देखिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, वो अभी चला भी नहीं जाएगा। नहीं, क्योंकि उस पर बहुत लोगों के बिजनेस रिलाई कर रहे हैं, इवन हमारा बिजनेस उस पर रिलाई कर रहा है। हाँ, अभी एआई भी आ जाएगा तो इट्स लाइक वो नहीं जा सकता, लेकिन आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हो, ये आपकी कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली, आप सी100 बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, या आप पे ये बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जब भी आप ऐसा देखते हो ना, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन जिसके लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स आर देयर एंड पीपल आर देयर,
कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज उससे आप गाइडेड हो, मिसगाइड मत हो। बिल्कुल सही रहा। वहाँ पे आपको लर्न करने की ज़रूरत है। यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट योर व्यूअर्स आर गोइंग टू सी, व्हाट बिल्कुल। आपको वहाँ पे पता करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट वे यू पीपल आर ब्रिज, कि आपको क्या दिखाना है। आई थिंक फर्स्ट डे जो आपका थिएटर डे पर था, रश्मि रथी वॉज देयर, Rashmi Rathi was there and one more play was there. हाँ, हाँ, that was a musical thing. And I think ये जो सारी चीज़ें हैं ना, they relate, मतलब कहीं ना कहीं हमारे subconscious में हैं, और जब आप करते हो वो सारी चीज़ें, you can just see, imbibe the things, feel the emotions, feel the connections. I think ये बहुत बहुत important है। इस पे मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं रामा गया था, रामा यूनिवर्सिटी, एंड लेक्चर था वही सेमिनार ऑन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग थ्रू थिएटर एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स ऑफ थिएटर इन एजुकेशन, जिसमें हम लोग भी बातचीत कर रहे थे जी। वहाँ पर जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा था, देन मुझे लगा कि शायद मुझे कोट करना चाहिए कि रश्मि रथी के अंदर के जो भाव हैं उसको जब हम बताते हैं तो वो इंसान क्या फील करता है रियल टाइम में। आई रिसाइटेड दिस पोम, वही वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो जो मेरा एक थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस थे, जो मैंने अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकाला लाइंस के हिसाब से, जो स्टूडेंट्स थे उनका फीडबैक जो था वो बड़ा मेस्मराइजिंग था। उन्होंने कहा कि सर जो आप सुना रहे थे वो तो हम सुन ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आप ऊपर और नीचे जा रहे थे टोनैलिटी में, हमारी बॉडी भी वैसे ही मूव कर रही थी, क्योंकि जो आप दे रहे थे हम उसको रिसीव कर पा रहे थे। That's nice. That intimacy of emotions and expressions, that is blissful. That comes, I think, with the drama, your experience and everything. So that is what it is important. And अभी आपने भी मेरे को बताया था, like you have recently signed an MOU with Niti Mohan. I think that's for the Mukti Mohan, sorry. So वो आपने वहाँ पे एक MOU sign किया है, right? And यहाँ पे कानपुर में like अभी ऐसा कुछ है, like you have planned it? So थिएटर वाला जो पिछले 4 साल से काम कर रहा है, तो उसमें हम लोगों ने मल्टीपल कोर्सेज रन किए, वर्चुअली भी किए, ऑफलाइन भी किए, आर्ट कैंप्स किए हम लोगों ने। पिछले 1.5 साल से हम लोग एक रिसर्च पे थे कि हाउ टू डेवलप दैट करिकुलम जो कि लीनियर ना लगे, मोनोटोनस ना लगे, कोई व्यक्ति के लिए टाइम बाउंडेशन ना हो लर्निंग को लेकर के कि मैं इसको 4 दिन में कंप्लीट कर लूँ, कि इसको मैं महीने भर में कंप्लीट कर लूँ। ये ऐसे तो बहुत आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं। इससे लोगों को बचाने के लिए वी प्लान्ड रेगुलर एक्टिंग प्रोग्राम। ओके। इसका पर्पस ये था कि जो टॉपिक्स हैं उसको हम साइक्लिक फॉर्मेट में कवर करें। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी वीक में एंटर करता है, किसी भी मंथ में एंटर करता है, उसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो बार बार घूम करके आएंगे और हर बार नए पर्सपेक्टिव से आएंगे। ओके। टीम भी इस पे काम करती रहती है कि कैसे इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, जो फोक थिएटर है, उसके थ्रू हम टॉपिक्स सेम है। देखिए आपके एक्टिंग को लेकर के, एक्सप्रेशंस को लेकर के 4 डायमेंशंस होते हैं। योर बॉडी, योर वॉइस, योर इनर एस्पेक्ट्स मतलब योर मेंटल प्रोसेस, एंड आपके आसपास की स्पेस, कॉस्ट्यूम जो आप पहन रहे हो, वो सारी चीज़ें। ओके। इन 4 के अलावा कुछ नहीं। ये 4 लेकिन अपने आप में बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं। अब इनको समझने के लिए आपको हर बार कॉन्टेक्स्ट वैरायटी में लाना पड़ेगा। कभी इंडियन फिलॉसफी से लाना पड़ेगा, तो कभी वो जो कि बाहर होता है, मतलब कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस चेंज हुई, अब उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज होते हैं, रीजनल एस्पेक्ट्स कैसे इफेक्ट डालते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट के डेवलपमेंट पे, किसी विषय वस्तु के डेवलपमेंट। सो फॉर दैट वी प्लान कि साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, इसमें बच्चा आए, ग्रूम करता जाए, घूम करके फिर से वो टॉपिक्स को रिफ्रेशिंग फॉर्मेट में समझे, फिर आगे बढ़े और हर बार एक नए पर्सपेक्टिव से समझे। तो इसके लिए कोई स्टार्टिंग डेट, कोई एंड डेट हम लोगों ने नहीं रखी। स्टार्टिंग डेट रखी कि हाँ इस दिन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी साइंड एन MOU विद मुक्ति मोहन। उनका एक स्पेस है मुक्ति मंच करके इन मुंबई, एंड थिएटर वाला एंड मुक्ति मंच हैव कोलैबोरेटेड टू स्टार्ट रेगुलर एक्टिंग प्रोग्राम इन मुंबई। ओके। तो शिखर एंड हिज टीम इज डिलीवरिंग ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर। कानपुर में क्योंकि जो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम है वो सेम है, जो कानपुर की भी है और जो मुंबई की भी है। सेम टीचर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं वर्चुअली, और जो मिल करके करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जो कि अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई फिलॉसफी से है, कोई साइकोलॉजी से बिलोंग करता है, फाइन आर्ट्स से, तो वो मिल करके करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने कानपुर में भी स्टार्ट की, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया
कि एक रेगुलर एक्टिंग प्रोग्राम उनके लिए जो इस क्राफ्ट को समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो दैट जो हमारे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिल पाए, फ्रॉम कास्टिंग, फ्रॉम प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग के जो नेटवर्क्स हैं हमारे, इनके साथ में जुड़ाव हो सके। जैसे कि हमारा एक ओपन थिएटर OTT है एक, उसके साथ में भी हमारा रिसेंट कोलैबोरेशन हुआ है। एंड दिस इज़ लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स। वहाँ पर रजत कपूर जी की मूवीज़ भी हैं, एक कड़क करके मूवी है, उनकी डायरेक्टेड है, तो वो भी ओपन थिएटर पे ही है। पंकज त्रिपाठी जी की मूवी है मैंगो ड्रीम्स करके, वो भी ओपन थिएटर पे है। ऐसे बहुत सारे अपकमिंग फिल्म मेकर्स की मूवीज़ वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। पर्पज़ क्या है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ग्रुपिज्म होने लगा है इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली देयर इज़, उसमें कोई शक नहीं है, पर जब कोई चीज़ होती है तो एक नई राह खुल जाती है। तो एक राह कहीं ना कहीं खुल रही है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को लेकर के, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लेकर के, उनको कैसे एक जगह पर लाया जा सके, उस पर ओपन थिएटर OTT काम कर रहा है। एंड थिएटर वाला जिन टैलेंट्स को ग्रूम कर रहा है वो अल्टीमेटली उनके साथ में लिंकअप हो सकें, फिल्म्स में आएँ, काम करें, आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने वो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस भी किए। तो रैप के साथ में इन चीज़ों को कनेक्ट किया जिससे कि लोगों को एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिल सके टू लर्न, टू अर्न एंड ग्रो लोकली भी, सारी चीज़ों को। एंड दैट आई थिंक यू सम अप विथ लाइक आपका एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, राइट, ये पूरा एक एंटरटेनमेंट, हाउ दिस सम्स अप लाइक दिस ओनली, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड टेक। This is all theatre wala is all about. So आज की डेट में like how many students are there who are like जो इसका benefit ले चुके हैं? So we have trained about 3,000 plus alumni. 3,000? Yeah. That's a big number, you know. It's a very big number. And I think आपने 4 साल पहले शुरू किया. 4 साल पहले and 3,000 is your. That's very beautiful. Because हम लोगों ने n number of sessions, n number of workshops हम लोगों ने लगातार किए, इसलिए कि कम से कम जो हम लोग कुक कर पा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा तो पाएँ। सही बात। जिसमें कि रिसेंटली हम लोगों ने IIM लखनऊ में भी अपना सेमिनार कंडक्ट किया था ऑन दिस थिंग एंड ड्रामेटिक्स एंड फिल्म एप्रिसिएशन को लेकर के। मणिपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था हमारा टापमी में, वहाँ पर भी हमारा सेम टॉपिक थे कि हाउ फिल्म एंड सिनेमा ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को व्हेन यू आर कनेक्टिंग दीज नेम्स ना, एक मतलब बी अ कॉमनर, एक ना वैलिडेशन क्रिएट होता है माइंड में कि IIM में भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ टोटली डीलिंग विथ योर फाइनेंस थिंग्स, एंड हाउ दैट हेल्प्स देयर यू पीपल आर देयर। सो IIM में आपको मैं बताऊं कि उन्होंने बहुत टाइम से भगवद गीता को अपने कोर्स करिकुलम का पार्ट बना के रखा है। वाओ, मतलब दिस इज एक्चुअली क्यों? क्योंकि गीता के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं ना, लाइफ को, अपने आप को मैनेज करने के, उससे बेटर एग्जांपल्स ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अर्थ में। एंड सेम विद नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र और जब गीता की बात हुई तो आपको मैं थोड़ा सा फिर फौज की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ बिल्कुल। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, देन रिटन के बाद एक एग्ज़ाम होता है नोन एज SSB, एंड SSB इज़ ऑफ 5 days, जिसमें 5 days जहाँ पर आप सेंटर पे जाते हो। अच्छा। आपको वो पूरा पूरा एनालाइज कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली, सोशली, इंडिविजुअली, अंडर प्रेशर सर्कमस्टांसेस, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, हर तरीके से आपको मॉनिटर करते हैं कि आर यू दैट क्वालिटी मटेरियल जो हम लुक फॉर कर रहे हैं, जिसको हम कल को एक ऑफिसर बना सकते हैं। सही बात है। और SSB जिन चीज़ों पे आधारित है वो गीता से लिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वचन से और कर्म से एक हो, अलाइंड है, वो ही राइटफुल डिसीजन ले सकता है बहुत ही प्रेशराइज्ड सर्कमस्टांसेस में। और यही चीज़ नाट्यशास्त्र में आती है। नाट्यशास्त्र में एक प्रार्थना है, इसको बोलते हैं कि आंगिकम भुवनम यस। इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो पूरी धरती है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम। वर्ड्स वो हैं जो हमारी पूरे यूनिवर्स में जितनी साउंड्स हैं वो सब कुछ वाचिक में आते हैं। आहार्यम चंद्र ताराधि, मतलब कि जितनी कॉन्स्टलेशंस हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब हमारा श्रृंगार है। और तम नमः सात्विकम शिवम,
और ऐसे सात्विक शिव को हम नमन करते हैं। Wow. I never knew this before, but इसका मीनिंग इतना इसका प्यारा मतलब है। यही है कि आप इन सारी चीज़ों से कंप्राइज्ड हो, आपके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और उसी सात्विक शिव को हम नमन कर रहे हैं जिसने कि आपको डिज़ाइन किया। Amazing. I mean, I am very much interested to join in. What are the procedures? आप procedure बता दीजिए। वेलकम टू थिएटर वाला। Please tell me the procedure, because when I am talking about me joining as a person, I think somewhere I'm very conscious about my kids doing the same, because what I'm going to learn वो भी implement करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार प्रोसीजर बता दीजिए हाउ दिस इज गोइंग टू बी, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स कांट बी टॉट, लेकिन अगर कोई सिखा रहा है तो आई थिंक वो सीख लेना चाहिए। टॉट के साथ साथ मैं बोलूँगा कि इट्स मोर और लेस एक्सपीरियंस्ड। ये व्यक्ति एक्सपीरियंस जब करता है ना, जो मैंने आपको चले श्लोक में बताया, ये श्लोक का अर्थ तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि आप उसको अपनी स्पेस में एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होगे, जब अपनी ब्रेथ को नहीं देख रहे होगे कि जिस ब्रेथ को हम इतना कैजुअली ले लेते हैं वो हमारा प्राण है। उसको अगर हम लोग जस्ट रिलैक्स कर जाएं, हमारे इमोशंस तुरंत डाउन हो जाते हैं, हम तुरंत शांत रस में आ जाते हैं, जो नवरस का एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल रस है, शांत रस। और शांत रस ही एक कैटलिस्ट का काम करता है किसी भी रस को ब्यूटीफाई करने के लिए। आप क्रोध में भी अगर हो, आप क्रोध में लगातार चिल्लाओगे तो आपका क्रोध कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप क्रोध में हो, शांत रहो, दैट साइलेंस इट्स मोर टू कन्वे। आप दुखी हो तो अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, कि क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आप ये साइलेंस नहीं ला रहे हो तो आपके करोड़ का कोई मतलब नहीं है। It's amazing to see your expressions. I mean, I can. Everyone will be watching through camera, but I'm watching in live, and it's amazing to see कि within seconds how you change. It's all about your breath. Yeah, it's all about the breath. So that is the thing. Yeah, Tam Namah I Satvika am Shiva. like in awe. I mean, I want my kids to learn, and me myself will be enrolled into this. I don't know how it is like ऐसे आप वहाँ पे क्या करते हो, because it's your forte. Yeah. कैसे करते हो, एंड लाइक इफ एनीवन आउट देयर, लाइक कोई भी ऑडियंस में है हु वांट्स टू जॉइन दिस, हाउ दे कैन डू इट? सो बेसिकली वी रन 2 थिंग्स। एक हमारा रेगुलेटिंग प्रोग्राम है उनके लिए जो प्रोफेशनली एडवांस होना चाहते हैं। Okay. दूसरा है वी रन अ ड्रामा क्लब, जो कि साइड हसल करना चाहते हैं, एक्टिंग, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस को समझना चाहते हैं, डेल्व करना चाहते हैं उसमें, म्यूजिक के थ्रू अपने आप को ट्यून अप करना चाहते हैं। फॉर देम वी हैव ड्रामा क्लब। मंडे टू फ्राइडे वी रन डेली सेशंस। ओके, और ये कितने टाइम का होता है? व्हाट टाइमिंग्स डू यू हैव? इवनिंग में रहता है हम लोग को, जैसे 6 to 9 हमारा स्लॉट रहता है, जिसमें कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे रन करते करते जो आना चाहे उसका स्वागत है। तो एनीवन कैन गो? एनीवन मतलब नो एज ग्रुप इज देयर? एज ग्रुप का हम लोग ने थोड़ा सा ये रखा है कि 14 प्लस ऑफ एनी एज। 14 प्लस ऑफ एनी एज, क्योंकि 14 के बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी इतनी आ जाती है कि अगर हम कुछ, क्योंकि अडल्ट्स को अलग करना थोड़ा सा ज़रूरी है, बच्चों के लिए फिर एक अलग ही तरीके के हमको। तो आप लोग बच्चों के लिए अभी कोई प्रोग्राम रन नहीं कर रहे? या बच्चों को लेकर के वी आर प्लानिंग, अभी हम लोग समर्स में ही प्लान कर रहे हैं टू स्टार्ट अ ड्रामा क्लब फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम लोग कैटेगरी बना सकें, छोटे बच्चों की और थोड़े बड़े बच्चों की। छोटे बच्चों को तो बहुत मज़े से उनको कराने में मज़ा आता है, क्योंकि मैंने वहाँ भी कराया था, जहाँ पर आपकी शायद डॉटर भी थी, नैंसी मैम की क्लास में। या सो वहाँ पर तो काफ़ी मज़ा आया था बच्चों के साथ करने में। शैडो एक्ट आई थिंक है ना? शैडो एक्ट तो खैर बाद में होता है, उसके पहले जो मैंने ड्रामा के सेशंस दिए थे, 2-3 दिन के सेशंस रहे थे, उसमें जो बच्चे खुले थे आई वाज जस्ट नो, मैंने कहा अरे वाह। वो अपने आप में कुछ टाइम में एक फाइनेंशियल लर्निंग की क्लास भी बन गया था, बिकॉज हम लोगों ने शॉप सेटअप की थी, हम लोगों ने मार्केट सेटअप की थी। दैट्स नाइस। बच्चे पूछ के आए थे अपने पेरेंट्स से कि एक शॉपकीपर को क्या करना चाहिए, एक बायर को किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, एंड वी वर इनटू क्वेश्चन एंड आंसर्स। उससे काफ़ी हद तक बच्चे खुद बोल रहे थे कि सर मेरे पापा एक बार हम लोग को लेकर के गए थे गंगा बैराज, एंड वहाँ पर पापा ने एक आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम
कि जो MRP थी उसको स्ट्राइक आउट करके रखा था। पापा ने मेरे बारकोड स्कैन किया, उसका Okay. तुरंत एग्जैक्ट प्राइसिंग सामने आ गई। सर ये तो फ्रॉड हुआ ना सर। मैंने कहा हाँ बेटा ये फ्रॉड। सर ये लेकिन सर ये मार्केटिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है ना इन लोगों की। मैंने कहा हाँ ये भी वो भी हो सकती है। मतलब their thinking is like their observation and thinking is way beyond our बिल्कुल, thinking. बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उसको अप्रिशिएट करना सही चाहिए, बात वहाँ है। से उसको इवॉल्व करवाना चाहिए, ना कि हम ये बोलने लगे कि अरे तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। अरे बच्चा जान लिया ना, अब आपका काम है कि आप इसको मोल्ड कैसे कर पा रहे हो। सही बात है। तो वो मुझे लगा, तो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग कि हम लोग ड्रामा क्लब फॉर स्टूडेंट्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। अपने जो हमारा किदवैना वाला स्टूडियो है एंड एज वेल एज जो हम लोग कानपुर कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं एट शास्त्री भवन आर नगर। और उसके मेंबर होने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी? नो, तो बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ कुछ ऐसे नहीं होती। अगर आपको इंटरेस्ट है या सीखने की चाह है, आप बिल्कुल आ आप जाइए। आइए, एक छोटा सा इनफॉर्मल इंटरव्यू हम लोग कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, छोटा सा कि व्यक्ति की क्या सोच है, क्या समझ है, क्या चाह रहा है, तुमको थोड़ा सा पता रहे कि वो किधर की तरफ लाइफ में जाना चाह रहा है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो उससे चीज़ों को फॉर्मुलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और एक हम लोगों ने मेंबरशिप एक फ़ी टाइप की रखी हुई है, वो इंसान अपना पे करे, आए, कंज्यूम करे, सीखे। आई थिंक अभी मैंने आपका ओपन माइक भी देखा है, क्या है? एंड द आई थिंक फीस आर वेरी नॉमिनल। आई मीन आई नेवर सीन योर फीस गोइंग बियॉन्ड 500। नो नो नो, आई थिंक हमेशा 300, 200, 500 आई थिंक इसी पे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। So with this note, I'm going to put a full stop over here. And it was amazing talking to you. I mean, we had so much in length. इतनी बातें करी है. So you all are welcome to join him and know yourself first. Thank you.